हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपकी बुक के सेकंड चैप्टर एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कीबोर्ड के द्वारा कोई भी की प्रेस करते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि कोई भी की प्रेस करने की वजह से किस प्रकार से सिस्टम उस की को पहचानता है? उससे कैसे मालूम चलता है कि हमें इस कैरेक्टर को हमने दबाया है और ये कैरेक्टर मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है? तो स्टूडेंट, इसके लिए हम कुछ एनकोडिंग स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं कि एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती है। एनकोडिंग स्कीम्स एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी डेटा को किसी विशेष फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम ओनली फॉर 0 और 1, जिसको बोलते हैं बाइनरी भाषा, उसी को ये समझता है। हम कोई भी की प्रेस करते हैं, माना कि हमने प्रेस किया ए, सिस्टम नहीं जानता कि ए का क्या मतलब है। हमने ए के पीछे कोई एक विशेष कोड दे रखा है, उस कोड को हम बाद में बाइनरी भाषा में बदलते हैं। तो एनकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी डेटा को किसी विशेष फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की बाइनरी भाषा समझता है, इसलिए कीबोर्ड पर कोई एक की दबाई जाती है तो इसे आंतरिक रूप से एक यूनिक कोड में मैप कर दिया जाता है, जिसे आगे बाइनरी परिवर्तित किया जाता है। मतलब कीबोर्ड पर आप जितने भी बटन्स देख रहे हो, जितने भी की देख रहे हो, उन सब की के पीछे कोई ना कोई एक यूनिक कोड है। उस यूनिक कोड को बाद में बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 की भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सिस्टम समझ पाता है कि उसको स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित करना है। स्टूडेंट, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट, ऐसा हम करते किस लिए? स्टूडेंट, पहले के टाइम में जब हम सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, उसमें हर एक सिस्टम का एक अलग विशेष फॉर्मेट होता था। इसलिए अगर मैंने किसी एक सिस्टम के ऊपर कोई भी काम किया है, उसी काम को अगर मैं किसी और सिस्टम पर करना चाहूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर संवाद नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि मतलब जिससे आपस में सभी कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए हमने इस स्टैंडर्ड मानक सिस्टम का विकास किया, जिसको बोलते हैं एनकोडिंग स्कीम। इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आदि के क्षेत्रों में करते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं मैं कि ये एग्जांपल देखो एक बार कि जैसे कि एक सिस्टम है, सिस्टम में एक लेटर ए प्रेस किया, मतलब एक अक्षर एक की है हमारी ए प्रेस की, तो ए का जो यूनिकोड होता है, डेसिमल वैल्यू उसकी होती है 65। ठीक है, मान लो क्या एक 65 यूनिकोड होता है। इस कोड को कन्वर्ट करूंगा मैं इस बाइनरी भाषा के अंदर, जो भी इसका बाइनरी कोड क्या होगा ये। तो सिस्टम किसको पढ़ता है? सिस्टम इस 0 और 1 की भाषा को समझता है। इससे वो समझ जाएगा कि हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जब की ए दबाई जाती है तो इसे आंतरिक रूप से डेसिमल वैल्यू 65, जो उसकी क्या ए की क्या एक कोड वैल्यू, उस पर मैप किया जाता है, जिससे कंप्यूटर को समझने के लिए इसके समकक्ष बाइनरी मान परिवर्तित किया जाता है। मतलब 65 का बाइनरी मान क्या होगा, उस बाइनरी मान में कन्वर्ट करेंगे और सिस्टम को मालूम चल जाएगा कि इनको ए प्रेस करना है। इसी तरह जब हम हिंदी के कीबोर्ड पर अक्षर अ दबाते हैं तो आंतरिक रूप से इसे हेक्साडेसिमल वैल्यू 0905 पर मैप किया जाता है, जिसका बाइनरी समकक्ष ये जो आपका 001 और 001 की जो एक सीरीज है, इस प्रकार से ये किसका है? ये हिंदी के अक्षर अ का एक बाइनरी समकक्ष है। स्पेसिफिक कोड का उपयोग करके डेटा को एक समान साइफर में परिवर्तित करने की क्रियाविधि को एनकोडिंग कहा जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि आपका जो भी डेटा है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी स्क्रिप्ट के क्यों ना हो, उन सबको एक यूनिक को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो जितने भी कीबोर्ड से आप उन यूनिक कोड को दबाओगे तो एक ही अक्षर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसको मतलब इस प्रकार से हम एनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम का उपयोग करके प्रत्येक लेटर, न्यूमरल एंड सिंबल, मतलब कोई भी अक्षर हो गया, कोई भी आपका नंबर हो गया, कोई भी आपका प्रतीक चिन्ह हो गया, कोई यूनिक कोड दे दिया जाता है जो सभी कीबोर्ड के लिए समान होता है। मतलब दुनिया भर में जितने भी कीबोर्ड है वो सभी उसी एक स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड मतलब बताऊंगा जिसकी सहायता से हम इन एनकोडिंग स्कीम्स को परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे फेमस है आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड मतलब जब भी आपकी की जो प्रेस करते हो ना, उनके पीछे कोई ना कोई एक आस्की वैल्यू होती है। आस्की वैल्यू एक ऐसा यूनिकोड होता है जो बाद में कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड के अंदर। 1960 के दशक की शुरुआत में
कीबोर्ड की कीज को रिप्रेजेंट करने के विभिन्न तरीकों के कारण कंप्यूटर के पास एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं था। मतलब कीबोर्ड की जो कीज होती थी उसको रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके थे। कोई कीबोर्ड कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, कोई कीबोर्ड कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सबके क्या अपने अलग अलग तरीके। जब अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे तो इसकी वजह से कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर एक कंप्यूटर पर हमने कोई विशेष प्रारूप का इस्तेमाल किया है, उसी प्रारूप को हम दूसरे कंप्यूटर पर लागू नहीं कर सकते थे। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड जिसको सभी कीबोर्ड फॉलो करें, सभी कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करें, जिससे आपस में अगर हमने एक कंप्यूटर सिस्टम में कोई विशेष प्रारूप का इस्तेमाल किया है तो वही प्रारूप हम किसी और कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम सेम काम एक सिस्टम में करें, वही काम हम दूसरे सिस्टम पर भी कर पाए। इससे क्या होगा, सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे कि आप आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट के ऊपर आप कुछ भी प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो जो आपने कीबोर्ड से प्रेस किया वो इंटरनेट के ऊपर भी है और किसी और सिस्टम में बैठा हुआ आदमी वो सेम चीज उसको कर सकता है। इस प्रकार कैरेक्टर प्रतिनिधित्व, कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन को मानकीकृत करने के लिए एनकोडिंग स्कीम ASCII विकसित की गई। ASCII क्या होता है स्टूडेंट? एक 7, जैसे कि एक टेबल देखो इसको आप, ठीक है, ये ASCII की एक टेबल है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी, ए के बजाय 55, बी के 66, सी के 67, ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, ये कुछ ये अपनी स्मॉल अल्फाबेट्स, स्मॉल ए की 97, बी की 98, इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस प्रकार से टोटल मिलाकर 128 कैरेक्टर्स होते हैं जिनको ASCII वैल्यू दी हुई रहती है। ASCII अभी भी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग स्कीम है स्टूडेंट। आज भी हम सिस्टम के अंदर जो कोडिंग स्कीम इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली स्कीम है हमारी ASCII। ASCII कंप्यूटर में टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 बिट बाइनरी कोड का उपयोग करता है। मतलब ये जो भी आप देख रहे हो डेसिमल वैल्यू, ये सब एट लास्ट 7 बिट बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट होती है। इंग्लिश कीबोर्ड पर विभिन्न कैरेक्टर्स की कुल संख्या जिन्हें 7 बिट ASCII कोड द्वारा एनकोड किया जाता है उसे बोले 2 to the power 7 by 128। मतलब 128 कैरेक्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम ASCII वैल्यू के अंदर करते हैं। ये एक इंग्लिश कीबोर्ड है, तो जो इंग्लिश से अफसर है उन्हीं के लिए ASCII वैल्यू है। ASCII केवल इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को एनकोड करने में सक्षम है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट होंगे ना, उनको एनकोड कर सकती है और कुछ विशेष प्रतीक सिंबल होते हैं उनको एनकोड कर सकती है। अब जो बाकी कैरेक्टर सेट है बाकी लैंग्वेजेस के, उनके लिए भी एक यूनिकोड होता है। जैसे कि एग्जांपल है इसका ASCII कोड का, डेटा शब्द को एनकोड करें, मतलब डेटा शब्द है इसको हमको एनकोड करना है, ठीक है, और एनकोड वैल्यू को बाइनरी मान में परिवर्तित करें जिससे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। अब देखो हम डेटा शब्द में DATA इन सब के ASCII वैल्यू निकालेंगे, बाद में ASCII वैल्यू के जो समकक्ष बाइनरी कोड होगा उसको यहाँ पर निकालें। ये जैसे कि ये पहला वर्ड है हमारा डी की जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 68 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में तो इसका बनेगा 10000100। इसी प्रकार ए की ASCII वैल्यू होती है 65, इसका इक्विवेलेंट, इसका समकक्ष बाइनरी कोड जो होगा वो होगा 10000001। बाद में इसका वर्ड आया टी की ASCII वैल्यू होती है 84, इसका समकक्ष बाइनरी कोड होगा 1010100। और बाद में आया ए, इसका वापस से 65 ASCII वैल्यू, उसका जो समकक्ष बाइनरी कोड होगा वो होगा हमारा ये। तो मतलब डेटा वर्ड जो अगर हम सिस्टम को मुझे लिखना है तो मुझे इस प्रकार से इसकी सीरीज देनी पड़ेगी, डी के लिए ये, ए के लिए ये, टी के लिए ये, ई के लिए ये। तो डेटा के लिए जो एक 0 और 1 की सीरीज जाएगी सिस्टम के पास में वो इस प्रकार से जाएगी, तब सिस्टम को समझ में आएगा कि सिस्टम को स्क्रीन के ऊपर डेटा को प्रिंट करवाना है। इस प्रकार से हमने हर एक कीबोर्ड के द्वारा दबाई हुई की के लिए एक कोड, एक यूनिक कोड को मैप किया, उस यूनिक कोड को बाद में बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया। इस प्रकार से सिस्टम हमारा किसी भी की को पहचानता है बाइनरी कोड के द्वारा। ये तो हो गया मतलब ASCII कोड। इसके अलावा है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मतलब ये इंडियन लैंग्वेज के लिए हो गया। जैसे कि हम इंडियन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल अक्सर जो हिंदी का अक्षर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी एक मानक है जिसको बोलते हैं हम इसकी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर पर इंडियन लैंग्वेज के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 के दशक के मध्य में भारत में इसकी नामक इंडियन स्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया जिसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस होती है, इंडियन भारतीय भाषाएं होती हैं, उनके लिए हमने इसकी का निर्माण किया। यह इंडियन लैंग्वेज के लिए एक 8 बिट कोड प्रतिनिधित्व है, मतलब 8 बिट कोड का रिप्रेजेंटेशन है, जिसका अर्थ है कि वो 2 की पावर 8 256 कैरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह सभी 128 कोड रखता है, मतलब इस 256 कैरेक्टर्स के अंदर 128 कोड ASCII वाले तो है ही हैं, इसके अलावा 128 कोड और इंडियन भाषाओं के। यह सभी 128 ASCII कोड रखता है और अतिरिक्त इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट के लिए शेष कोड, मतलब बाकी के जो 128 कोड है उनका उपयोग करता है।
भाषा में अक्षरों के ऊपरी क्षेत्र मतलब जो अपर रीजन होता है उसके 160 से लेकर 255 तक के रिकॉर्ड दिए गए हैं जो इसके लिए इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। जैसे कि इसके बाद होता है स्टूडेंट यूनिकोड। ये तो जैसे बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने इंडियन लैंग्वेज के लिए। जैसे इंडियन लैंग्वेज के अलावा बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उन सबके लिए हमको यूनिकोड की आवश्यकता होती है। यूनिकोड क्या होता है? विभिन्न भाषाओं में कैरेक्टर सेट्स के लिए कई एनकोडिंग स्कीम्स थी। मतलब जैसे कि लैंग्वेज बहुत सारी है, उन सबके लिए क्या है, अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स, लेकिन वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने अपने अलग प्रारूप का प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए एक एनकोडिंग स्कीम का उपयोग करके बनाए गए टेक्स्ट को दूसरी मशीन द्वारा अलग अलग एनकोडिंग स्कीम का उपयोग करके पहचाना नहीं गया था। इसलिए दुनिया की हर लिखित भाषा के सभी कैरेक्टर्स को शामिल करने के लिए यूनिकोड नामक एक मानक विकसित किया गया। स्टूडेंट, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए किसी मानक को निर्मित करें, इससे अच्छा है कि हम एक ऐसी एनकोडिंग स्कीम का विकास करें जो सभी लैंग्वेज के लिए समान है। ठीक है, जिसमें मतलब दुनिया के जितने भी लैंग्वेज हैं, जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं, उन सबको एक मानक दिया जाए। उसके लिए हमने निर्माण किया यूनिकोड का। इसका यूनिकोड मतलब यूनिक कोड दुनिया की प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, दुनिया की प्रत्येक भाषा के लिए। तो यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड डिवाइस। जैसे यूनिकोड जो है वो डिवाइस कैसे? तो जैसे आपकी सर्वर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि अलग अलग प्रकार के आपके ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है, ये सब आते हैं। पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक वर्ड मतलब प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक नंबर प्रदान करता है। मतलब कि इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया कि डिवाइस को इग्नोर करो, अलग अलग सिस्टम को इग्नोर करो, सॉफ्टवेयर से इग्नोर करो, लेकिन जो कैरेक्टर हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं, उन सबको एक यूनिक नंबर प्रदान करो। ठीक है, जैसे कि इंडियन भाषा के कैरेक्टर्स, चाइनीज भाषा के कैरेक्टर्स, इंडिया के अंदर भी साउथ की भाषा के कैरेक्टर्स, उर्दू भाषा के कैरेक्टर्स, उन सभी कैरेक्टर्स को एक यूनिक नंबर प्रदान करो। ठीक है, तो ये जो यूनिक नंबर दिया जा रहा है, ये सभी प्रकार की डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को छोड़कर, मतलब इन पर हमको डिपेंड नहीं करना है, हमको सिर्फ एक प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिकोड देना है, एक यूनिक नंबर देना है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले यूनिकोड एनकोडिंग UTF-8, UTF-16, UTF-32। मतलब ये कुछ यूनिकोड की एनकोडिंग स्कीम्स है, इनका इस्तेमाल हम आज के समय में करते हैं। यह ASCII का सुपरसेट है और 0 से लेकर 128 मान ASCII के समान कैरेक्टर है। मतलब ASCII में जब हम 0 से लेकर 128 के कैरेक्टर देखते हैं वो तो समान है, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया गया है, उसी को हम बोलते हैं यूनिक। ठीक है, इसको बोलते हैं ASCII का सुपरसेट मतलब कि जो ASCII में है वो तो है ही है, इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स के नंबर्स और हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि टेबल है हमारी एक, ठीक है, टेबल फॉर यूनिकोड कैरेक्टर फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब कि जो हिंदी के कैरेक्टर है, जो आप हिंदी आप समझते हैं, तो हिंदी के कैरेक्टर में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, प्रत्येक मात्रा के लिए, हर प्रकार के सिंबल्स के लिए क्या हमने एक यूनिकोड दे रखा है। ये एक हेक्साडेसिमल कोड होता है स्टूडेंट। ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, डेसिमल वैल्यू क्या होती है, बाइनरी क्या होते हैं, ऑक्टल क्या होते हैं, ये हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लो कि हेक्साडेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर एफ तक। ठीक है, ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, जीरो से ए से लेकर एफ तक, 0 से लेकर 9 तक, टोटल होते हैं 16। 0 1 2 3 4 5 6 9, 9 तो हो गए 10, से लेकर एफ ये हो गए 6। हेक्साडेसिमल तो होता है 16, हेक्साडेसिमल 16, तो 16 इसमें कैरेक्टर होते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू के। तो यहाँ पर जो मैं टेबल बताई है, इसमें मैंने आपको बताया है यूनिकोड कैरेक्टर्स देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए, मतलब हिंदी वाले अक्षरों के लिए बताया। वैसे ही अलग अलग जो और भी स्क्रिप्ट होती है अलग अलग लैंग्वेज की, उसके लिए भी अलग कैरेक्टर सेट होते हैं, उसके अलग एक यूनिक नंबर होता है। तो इसके अंदर एक जैसे कि ये हमारी एक चंद्र बिंदु वगैरह है, इसके लिए सबसे अलग कैरेक्टर है, और के लिए कैरेक्टर ये है, आ के लिए ये है, ई के लिए ये है। इस प्रकार से हर एक कैरेक्टर के यूनिकोड है। स्टूडेंट, जो हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अपना यूनिकोड होता है। स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में आपको एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में बताया है, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है। नंबर सिस्टम हम एक साथ कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको ये पता चलना, मतलब मालूम चलना चाहिए कि किस प्रकार से कीबोर्ड द्वारा हम कोई भी की प्रेस करते हैं, सिस्टम इसको किस प्रकार से पहचानता है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।